हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हिंदी प्रैक्टिस सेट। अब दोस्तों, आप सभी जानते होंगे मैं इससे पहले आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट के ऊपर 4 से 5 वीडियोस दे चुका हूं। अगर दोस्तों आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं लगाया हुआ है तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग आसानी से जाकर के उसमें आप लोग वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मेरे डायरेक्ट चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से दोस्तों हिंदी प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट दोस्तों लगा सकते हैं। अब दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 50 प्रश्नों को। अगर आपका स्कोर दोस्तों इसमें 40 प्लस रहता है तो दोस्तों आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि आपकी हिंदी की तैयारी अच्छी खासी और ठीक ठाक चल रही है। लेकिन दोस्तों इससे कम स्कोर होने पर आपको कहीं ना कहीं जांचने परखने की अपनी तैयारी को आवश्यकता होगी। अब दोस्तों आप लोगों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपका जो भी स्कोर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के अंत में प्रयोग में आते हैं क्या कहलाते हैं? अब दोस्तों आपने ऐसे प्रत्यय बताने हैं जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के बीच में यानी कि उनके बाद में प्रयोग में आते हैं, वो प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ऐसे प्रत्यय दोस्तों तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रत्यय के हमारे मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब दोस्तों इन दोनों प्रत्ययों में क्या अंतर है? जो तद्धित प्रत्यय है दोस्तों ये संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषणों के अंत में प्रयोग में आएंगे, जबकि दोस्तों जो कृत प्रत्यय है ये क्रिया या धातु के अंत में प्रयोग में आते हैं। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पंडित जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, वाक्य में पंडित जी अक्षर में कौन सी संज्ञा है? अब दोस्तों इस पंडित जी जो हमने इस वाक्य में यूज करा है इसमें कौन सी संज्ञा है? इन चार में से आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। पंडित जी शब्द में दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब देखिए दोस्तों इसमें जातिवाचक क्यों नहीं है? अगर दोस्तों सिर्फ हमें पंडित पंडित शब्द दिया होता या फिर खाली पंडित जी अगर दिया होता हमें तो दोस्तों हम लोग इसमें जातिवाचक संज्ञा लगा सकते थे। मगर दोस्तों इसमें आप लोग देखिए वाक्य क्या है। वाक्य इसमें बोल रहा है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों किसके बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात हो रही है। उनके लिए दोस्तों ये पंडित जी शब्द प्रयोग में लाया गया है। तो इसलिए दोस्तों ये पंडित जी शब्द जातिवाचक ना होकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, बाजी है किसके पर्यायवाची शब्द हैं? अब दोस्तों ये जो दो शब्द मैंने आपको बोले इन चारों में से किसके पर्यायवाची हैं आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, बाजी है। ये दोनों ही दोस्तों हमारे अश्व यानी कि घोड़े शब्द के पर्यायवाची हैं। अब दोस्तों बाकी भी आपने ध्यान में रखने हैं कि बाजी है, तुरंग, तुरंगम, सैंधव, दधिका, सरता ये सब हमारे घोड़े के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, यह वाक्य कैसा है? अब दोस्तों आपने बताना है कि शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, प्रश्नवाचक है, संयुक्त है या फिर मिश्र वाक्य है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, यह एक संयुक्त वाक्य है। आप देखिए दोस्तों दोनों वाक्यों को जोड़ते समय कौन सा शब्द हमें दिखाई दे रहा है? और शब्द इन दोनों वाक्यों को जोड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि दोस्तों एक समुच्चय बोधक शब्द है। और, तथा, एवं, व अगर इस प्रकार के शब्द दोस्तों अगर आप लोगों को मिलते हैं किन्हीं दो दोस्तों वाक्यों के बीच में तो आप लोग ये मान के चल सकते हैं कि वहां पे हमें संयुक्त वाक्य देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, राजकुमार, पुस्तकालय तथा ध्यानमग्न में कौन सा समास है? अब दोस्तों इन तीन शब्दों में बताना है आपने कि कौन सा समास होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इन तीनों में ही दोस्तों तत्पुरुष समास है। देखिए दोस्तों आप लोगों ने पहले इनका समास विग्रह करना है। आपको राजकुमार बोला जाएगा तो क्या होगा? राजा का कुमार, बीच में क्या आ रहा है दोस्तों? का हमारा एक कारक चिन्ह आ रहा है। अगला है दोस्तों पुस्तकालय यानी कि पुस्तक के लिए आलय, तो बीच में दोस्तों के लिए आ रहा है जो कि कारक चिन्ह है। ध्यान मग्न में क्या है दोस्तों? ध्यान में मग्न, तो में क्या है दोस्तों? में भी एक कारक चिन्ह है। अब दोस्तों कारक चिन्ह किस में आते हैं? हमारे तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो इन तीनों ही शब्दों में दोस्तों हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण चुनिए। अब दोस्तों इन तीन शब्दों में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। जो सद्गुण शब्द है दोस्तों यह हमारा व्यंजन संधि का शब्द है। अब दोस्तों इसमें व्यंजन संधि प्रयोग में आई है। अगर आप इसका देखते हैं, अगर आप लोग दोस्तों इसका संधि विच्छेद देखेंगे तो आपको मिलेगा सत धन गुण। अगला प्रश्न हमारा,
कामदेव के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? अब दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आपने बताना कि कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है इन चारों में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अनंग दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची है। जैसे कि आप सभी जानते हो कि दोस्तों भोलेनाथ जी के द्वारा कामदेव को दोस्तों भस्म कर दिया गया था, तो उससे उस समय दोस्तों वह अनंग हो गए थे, बिना अंग के हो गए थे, इसलिए दोस्तों उन्हें अनंग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तौ पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवें उर्वशी समान, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के अधिशासी अधिकारी में तो यह दोस्तों हमको अलंकार देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। मगर आप दोस्तों जो आपका वीपीडीओ का परीक्षा होगा, वीपीडीओ की परीक्षाएं जो होंगी, या फिर इसके अलावा दोस्तों जो उत्तराखंड एसआई की परीक्षा आपकी होगी, उसमें दोस्तों आपको अलंकार देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने इसको भी भली भांति तैयार करना है। आपने बताना दोस्तों कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, इन पंक्तियों में दोस्तों यमक अलंकार है। अब देखिए दोस्तों, यमक अलंकार की पहचान के लिए क्या है कि एक ही शब्द दोस्तों इसमें अलग अलग बार अलग अलग जगह पर इस्तेमाल में आ रहा है। उर्वशी देखिए दोस्तों आपको पहले भी दिखाई दे रहा है, फिर बीच में उर्वशी है, और फिर अंत में और उर्वशी, हमें 3 बार उर्वशी इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों तीनों ही बार इसके अर्थ अलग अलग आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन जब होती है कि कोई एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हर बार दोस्तों उसके अर्थ भी अलग अलग हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों उसमें यमक अलंकार होता है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जिसके बिना कार्य न चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? अब दोस्तों आपने बताना कि जिसके बिना कार्य न चल सके उसको एक शब्द में क्या बोला जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अपरिहार्य दोस्तों उसको बोला जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब दोस्तों दंपति यहाँ पर लिखा गया है, आपने बताना कि कौन सा इन चारों में से शुद्ध हमने दंपति लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, दंपति दोस्तों हम लोग इसको अधिकतम लिखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो गलती होती है हमसे वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी वाले में से भी काफ़ी ज़्यादा होती है। कई सारे लोगों को दोस्तों ऑप्शन ए, तो कई सारे लोगों को ऑप्शन बी भी इसमें लगता है। लेकिन दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि दोस्तों इसमें अंत में बड़ी ई की मात्रा आएगी और ता दोस्तों सिंगल रहेगा, यानी कि उसमें डबल ता का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से आशातीत शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अब दोस्तों आशातीत शब्द का सही अर्थ क्या है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जो दोस्तों आशा से ही परे हो जाए वह आशातीत कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग छांटिए। यानी कि दोस्तों इन 4 शब्दों में से आपने बताना कि कौन सा एक शब्द हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो दोस्तों समझ शब्द है, यह हमारा एक स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग इसको वाक्य प्रयोग करके आप लोग लिंग की पहचान आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग बोलेंगे आपकी समझ, क्या कभी आप बोलते हैं आपका समझ? तो ऐसा नहीं बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, आपकी समझ ही इतनी है। तो दोस्तों समझ इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपकी यानी कि स्त्रीलिंग दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अब दोस्तों जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त करी है उसको दोस्तों एक वाक्य में क्या बोला जाएगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, लब्ध प्रतिष्ठित दोस्तों ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा। अब दोस्तों ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सारे लोग इसमें ऑप्शन बी पे चले जाएंगे, तो आपने ध्यान में रखना है कि जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त करी हो वह लब्ध प्रतिष्ठित कहलाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, विसर्ग है, व्यंजन है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मनोरंजन शब्द में दोस्तों विसर्ग संधि हमारी मौजूद है। अब देखिए दोस्तों, मनोरंजन शब्द का जब हम करेंगे संधि विच्छेद तो हमें प्राप्त होगा मनः धन रंजन। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? अब दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि ऐसी ध्वनियाँ कौन सी है जिनका उच्चारण कंठ के माध्यम से किया जाता है, जिनका उच्चारण स्थान कंठ्य है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क ख ग घ और अंगा। ये दोस्तों ये जो हमारा का वर्ग है यह हमारा पूरा ही कंठ ध्वनि में आता है। अगला प्रश्न हमारा, विद्वान का स्त्रीवाची रूप क्या होगा? यानी कि दोस्तों विद्वान जो शब्द है यह पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्त्रियों के लिए दोस्तों विद्वान शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपने बताना कि विद्वान का स्त्रीवाची रूप क्या होगा? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, महिलाओं के लिए दोस्तों विद्वान की जगह विदुषी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब दोस्तों इन चार ऑप्शन में से आपने बताना कि कौन सा एक समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जलाशय दोस्तों समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा। अब दोस्तों ये जो जलाशय है या पोखर यानी कि तालाब का पर्यायवाची है, जो कि समुद्र का छोटा रूप होता है। अगला प्रश्न हमारा एरर का अनुवाद है, यानी कि दोस्तों आपने बताना कि जो अंग्रेजी में हम लोग एरर लिखते हैं इसको दोस्तों हिंदी में क्या बोला जाएगा। अब देखिए दोस्तों कुछ समय पहले प्रश्न बना था कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो दोस्तों उसका उत्तर था पारपत्र। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न हमें हमारी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलते हैं, तो आपने इन्हें भी तैयार कर लेना है दोस्तों। तो आपने बताना कि एरर को हिंदी में क्या बोला जाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, त्रुटि दोस्तों एरर को हिंदी में बोला जाएगा। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से तत्सम शब्द है, यानी कि दोस्तों तत्सम शब्द इन चारों में से कौन सा है आप लोगों ने बताना है। तत्सम शब्द दोस्तों संस्कृत के शब्द होते हैं और दोस्तों जो तद्भव शब्द होते हैं वह हमारे हिंदी के शब्द होते हैं। तो आपने बताना कि इन चारों ही शब्दों में से कौन सा एक शब्द दोस्तों हमारा तत्सम शब्द होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कुमार शब्द दोस्तों हमारा तत्सम एक शब्द है। इसका दोस्तों हिंदी में अर्थ हो जाएगा कुमारा। अगला प्रश्न हमारा भगवान तुम्हारा भला करे, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। अब दोस्तों ये चार यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से ना हमारे अर्थ की दृष्टि से हमारे वाक्य के चार ऑप्शन हमें मिले हैं। यानी कि दोस्तों अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, तो दोस्तों अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। अब दोस्तों इन चार में से आपने बताना कि इस वाली पंक्ति में कौन सा इन चारों वाक्यों में से एक वाक्य है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इसमें दोस्तों इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा पाटल का अर्थ क्या है। अब दोस्तों इन चार शब्दों में से आपने बताना है कि पाटल का अर्थ क्या है, यानी कि पाटल का एक पर्यायवाची कौन सा है इन चारों में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गुलाब दोस्तों हमारा पाटल शब्द का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों द्वंद्व समास कैसा समास होता है जिसमें ना दोस्तों पहला पद और उत्तर पद यानी कि प्रथम पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, वह समास हमारा दोस्तों द्वंद्व समास कहलाएगा। अब दोस्तों आपने बताना कि इन चार शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो दोस्तों द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कलम दवात दोस्तों जो है यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों इसमें प्रथम पद है कलम और उत्तर पद है दवात। अब देखिए दोस्तों आप लोग अगर देखते हैं तो क्या दोनों में ही किसी में भी अंतर है। अब देखिए दोस्तों कलम अगर आपके पास होगी, दवात नहीं होगी, यानी कि उसकी इंक नहीं होगी, तो क्या दोस्तों आप कलम का इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वैसे ही दोस्तों अगर आपके पास सिर्फ दवात ही दवात है, कलम ही नहीं है, तो दोस्तों क्या आप उस इंक का इस्तेमाल कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा रामचरितमानस विभक्त है। अब दोस्तों किसमें विभक्त है आपने बताना है, अध्यायों में है, सर्गों में है, उल्लेखों में है या फिर कांडों में विभक्त है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, रामचरितमानस दोस्तों हमारे 7 कांडों में विभाजित है। अब दोस्तों प्रश्न बनता है कि लिखी किसके द्वारा गई थी। तो दोस्तों इसकी जो रचना है यह दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रज्वलित शब्द को दोस्तों 4 भागों में लिखा हुआ है, 4 अलग अलग तरीके से दोस्तों लिखा हुआ है। आपने बताना दोस्तों इन चारों ही तरीकों में से कौन सा एक तरीके से शुद्ध लिखा गया है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, प्रज्वलित शब्द दोस्तों ऑप्शन डी की तरह ही लिखा जाएगा। अब दोस्तों जो गलती होती है वह होती है हमसे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी वाले में, तो आपने ध्यान में रखना है दोस्तों कि ऑप्शन डी की तरह हमारा प्रज्वलित शब्द लिखा जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है। अब दोस्तों इस हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है, इन 4 संधियों में से आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हितोपदेश शब्द में दोस्तों गुण संधि मौजूद है। अब देखिए दोस्तों जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आपको शब्द प्राप्त होता है हित प्लस उपदेश। आ और ऊ के मेल से दोस्तों ओ का निर्माण होता है और यह हमें गुण संधि में देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों फाउंडर का सही अनुवाद क्या होगा। अब दोस्तों आपने बताना कि फाउंडर को हिंदी में क्या बोला जाएगा, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फाउंडर का दोस्तों जो सही अनुवाद होगा वह होगा हमारा संस्थापक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा शाह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। अब दोस्तों ये जो शाह लिखा है हमारा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, बोले जाने का स्थान क्या है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सा वर्ण का उच्चारण स्थान दोस्तों मूर्धा होगा। अब देखिए दोस्तों जो हमारा सा से सपेरा वाला जो सा होता है उसका उच्चारण स्थान दोस्तों पूछा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है उसका उच्चारण स्थान हमारा दंत्य होगा।
वहीं दोस्तों जो सौ से सलजम वाला हमारा शाह होता है उसका उच्चारण स्थान दोस्तों तालु होता है। और जो दोस्तों पेट कटा शाह है हमारा ये वाला, इसको हम लोग मूर्धा शाह के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब दोस्तों इन 4 शब्दों में से ऐसा है कि हमारे 3 शब्द स्त्रीलिंग है और 1 शब्द हमारा पुल्लिंग है। तो आपने पहचाना दोस्तों कि कौन सा एक शब्द इनमें स्त्रीलिंग नहीं है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सोना जो शब्द है दोस्तों यह हमारा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। वही दोस्तों जलन, पुस्तक और मृत्यु, यह तीनों ही दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द हैं। आप लोग वाक्य प्रयोग के माध्यम से आसानी से लिंग की पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कला और बूढ़ा चाँद किस विधा की रचना है। यानी कि दोस्तों निबंध है, काव्य है, उपन्यास है या फिर संस्मरण है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कला और बूढ़ा चाँद दोस्तों एक काव्य संग्रह है, आपने ध्यान में रखना है। और यह रचना दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी की है, जिन्हें दोस्तों उनकी इस रचना के लिए वर्ष 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों इन 4 आर्टिकल में से आपने बताना कि किस आर्टिकल में यह कहा गया है कि हमारे संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आर्टिकल दोस्तों 343 यानी कि अनुच्छेद 343 के तहत दोस्तों इस बात की चर्चा करी गई है कि हमारी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अब दोस्तों इन 4 शब्दों में से आपने बताना है कि किस एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिष्टान्न शब्द की दोस्तों इसमें वर्तनी हमारी शुद्ध हो जाएगी। अब दोस्तों जो हम लोग मिष्ठान देखते हैं ना, ये दोस्तों गलत लिखा गया होता है, मिष्टान्न दोस्तों उसकी शुद्ध वर्तनी होगी। वहीं दोस्तों निरोग जो शब्द है इसमें भी कई सारे लोगों को डाउट रहता है। तो दोस्तों जो इसमें निरोग में बड़ी छोटी ई की जो मात्रा लगी है, इस जगह पर दोस्तों बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए थी। वहीं दोस्तों जो भास्कर लिखा हुआ है इसमें दोस्तों पेट कटे शाह की जगह पर हमारा सात से सपेरे वाला शाह आधा होना चाहिए था। वहीं दोस्तों जो यथेष्ट शब्द है इसमें अंत में दोस्तों ठा के स्थान पर टा होना चाहिए था, तब दोस्तों हमारे अन्य 3 शब्द ये शुद्ध हो सकते थे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अब दोस्तों इन 4 शब्दों में से आपने बताना कि जिसे बुलाया ना गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बैठेगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जिसे बुलाया ना गया हो दोस्तों उसे अनाहूत कहा जाता है। वहीं दोस्तों जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे दोस्तों अतिथि कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं। अब दोस्तों इन 4 भाषाओं में से आपने बताना है कि हिंदी में जो अधिकांश हमने शब्द पाए हैं वो किस भाषा से हमने ग्रहण करे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हिंदी में दोस्तों अधिकांश शब्द संस्कृत भाषा से ही आए हैं, इसीलिए दोस्तों हिंदी की जननी संस्कृत भाषा को ही माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है। अब दोस्तों इन 4 अपभ्रंशों में से आपने बताना है कि जो भोजपुरी बोली है उसकी उत्पत्ति इन 4 अपभ्रंशों में से किस अपभ्रंश से हुई है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, भोजपुरी बोली की दोस्तों जो उत्पत्ति है यह मागधी अपभ्रंश से हुई है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस तिथि को दोस्तों हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। अब दोस्तों किस एक डेट को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 14 सितंबर 1949 को दोस्तों हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। इसलिए दोस्तों हमारे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ है। अब दोस्तों इन 4 राजाओं में से आपने बताना है कि किस एक राजा के शिलालेख में दोस्तों सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गुजरात के राजा दोस्तों जयभट्ट के 800 ईस्वी के एक शिलालेख में दोस्तों देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा है। अब दोस्तों ये कथन किसका है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, आप लोगों ने बताना है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दोस्तों यह कथन कहा गया था कि कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। अब दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आपने एक प्रमुख रचना ध्यान में रखनी है, आलोक पर्व, जिसके लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, टिप्पण में सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है।
अब दोस्तों आपने बताना है कि जो टिप्पण है इसमें सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि टिप्पण कहाँ किसको जाता है। दोस्तों बाहर से अगर कोई पत्र आया होता है कार्यालय में, यानी सरकारी विभागों में अगर बाहर से कोई पत्र आया होता है तो दोस्तों उस पत्र को आवती पत्र बोला जाता है या फिर विचाराधीन पत्र बोला जाता है। तो ऐसे पत्र दोस्तों जब आते हैं तो उसके ऊपर दोस्तों राय करी जाती है, थोड़ी सी मंतव्य वगैरह किया जाता है, थोड़ा सा विचार विमर्श करके आदेश निर्देश दिया जाता है। तो इसी आदेश निर्देश को दोस्तों टिप्पण बोला जाता है। अब दोस्तों इसको भी एक नोटिंग में लिखा जाता है। तो दोस्तों इसमें जब लिखा जाता है तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाता है आप लोगों ने बताना है। संबंधित पत्र की संख्या व दिनांक लिखी जाती है, कार्यालय का नाम लिखा जाता है, प्रेषक का नाम लिखा जाता है या फिर प्रेषिती का नाम लिखा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। टिप्पण में दोस्तों सबसे पहले संबंधित पत्र की संख्या व दिनांक लिखी जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है। अब दोस्तों इन 4 समाचार पत्रों में से आपने बताना कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सुधा वर्षण दोस्तों हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, आपने ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, लेकिन दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण था। आपने दोनों में ही डिफरेंस समझना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या फिर शब्द समूह को। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को दोस्तों वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आते हैं। अब दोस्तों आपने बताना कि जो अंग और आह है, जिन्हें हम लोग दोस्तों अयोग वह वर्ण के नाम से भी जानते हैं, ये दोस्तों हिंदी की डिक्शनरी के अनुसार दोस्तों अंग व आह किस वर्ण के साथ इनका क्रम आता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हिंदी शब्दकोश में दोस्तों अंग व आह आ वर्ण के बाद आते हैं। अब देखिए दोस्तों आप लोग ये सोचोगे कि ये तो अवो के बाद आता है अंग और आहा, लेकिन दोस्तों जो हमारा जो क्रम है वह दोस्तों हिंदी डिक्शनरी जो है दोस्तों, हिंदी शब्दकोश जो है उसका दोस्तों क्रम हमारे वाले क्रम से थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग उसको जा करके गूगल वगैरह में चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कौन सी है। अब दोस्तों आपने बताना है कि अगर अ आ के बाद ई आ जाए और इन दोनों के ही मेल से दोस्तों ए अगर बन जाता है तो ऐसा दोस्तों किस संधि में होता है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गुण संधि में दोस्तों हमें यह देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, उच्छिष्ट शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। अब दोस्तों आपने उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उत्धन शिष्ट दोस्तों उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब देखिए दोस्तों इसमें हमारा ना व्यंजन संधि का ता संबंधी नियम लगा हुआ है, जिसमें दोस्तों ता का परिवर्तन चौ में और सा का परिवर्तन छा में हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, देव है जो मानव, यह किस समास का उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों ये अभी समास विग्रह है, इसको दोस्तों जब हम लोग मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा देव मानव। तो ठीक है दोस्तों आपने बताना कि जो देव मानव शब्द होगा यह किस समास का उदाहरण कहलाएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, देव मानव दोस्तों कर्मधारय समास का हमारा उदाहरण होगा। अब देखिए दोस्तों आपको मैंने पहचान के तौर पर पिछली वाली वीडियो में भी बताया था कि हैं जो और के समान, ये दोनों ही जो दोस्तों शब्द हैं हमारे हैं जो और के समान, यह दोस्तों जब हमको कोई समास वाला शब्द दिया जाता है उसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो अगर हमें उसके समास विग्रह में हैं जो और के समान शब्द अगर मिलेंगे तो उसमें दोस्तों हमारा कर्मधारय समास होगा, आपने ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है। अब दोस्तों आप सभी जानते हो कि हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 4 दोस्तों हमको यहाँ पर दिए गए हैं। आपने बताना कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस एक सर्वनाम में किया जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दोस्तों कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण होगा। अब दोस्तों हमारे विशेषणों की संख्या भी 4 है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। आपने दोस्तों बताना है कि इस ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण दोस्तों इसमें मौजूद होगा। किसी भी चीज़ की दोस्तों स्थिति हो गई, दशा हो गई, रंग रूप हो गया, कुछ भी चीज़ अगर दोस्तों ऐसी रहती है तो उसमें दोस्तों हमारा गुणवाचक विशेषण होता है।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि परसर्ग के कितने भेद हैं। अब दोस्तों आपने परसर्ग के कितने भेद हैं आप लोगों ने बताना है। सबसे पहले तो दोस्तों आपने ये ध्यान में रखना है कि परसर्ग कहा किसे जाता है। दोस्तों जो परसर्ग है यह कारक को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो जितने भी कारक होते हैं इनको परसर्ग भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपने बताना है कि परसर्ग यानी कि कारक के कितने भेद हैं। तो दोस्तों आप सभी इसका आंसर जानते ही होंगे। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। कारक के दोस्तों कुल 8 भेद हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आपने बताना है कि जब हम विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं तो इनमें से दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से किसका प्रयोग हम लोग दोस्तों अधिक से अधिक करते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। उपसर्ग का प्रयोग दोस्तों हम लोग अधिकाधिक करते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, आपने अगर सत्य शब्द देखा तो अगर आप सत्य का विलोम बनाएंगे तो क्या बनेगा, असत्य बनेगा। तो दोस्तों आपने असत्य लिखने के लिए क्या करा, सत्य शब्द के आगे आ उपसर्ग का प्रयोग कर दिया था। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि विलोम शब्दों के निर्माण में उपसर्ग का प्रयोग बहुलता से किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही है, यानी कि कौन सा एक ऑप्शन हमारा सही बैठेगा आपने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अल्प प्राण, अघोष, स्पर्शी कंठ्य ध्वनि। यह दोस्तों हमारे का व्यंजन के विषय में सही बैठेगा। यानी कि जो हमारा का व्यंजन है यह अल्प प्राण व्यंजन है, अघोष व्यंजन भी है, स्पर्शी व्यंजन भी है और इसका उच्चारण स्थान दोस्तों कंठ्य है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हमारे आज के हिंदी का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो दोस्तों आपने इन चारों ऑप्शन में से बताना कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोस्तों सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने अभी तक अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राम, रामचरितमानस और गंगा। यह तीनों ही शब्द दोस्तों हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दोस्तों आप लोगों का जो भी इसमें स्कोर बना होगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर आप लोगों की कोई और राय वगैरह है जो आप मुझे देना चाहते हैं या फिर दोस्तों आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दोस्तों आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।